अतुल्य पाठशाला की नई वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की बिल्कुल बुनियाद में उतर रहे हैं। मतलब इसके जो शुरुआती 50 अनुच्छेद हैं, उन पे गहरी नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये वो नींव है जिस पर हमारा देश खड़ा है। नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब इसमें है। सही कहा। हमारे पास इन आर्टिकल्स की मतलब अनुच्छेदों की सरल व्याख्याएं हैं। इनकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये 50 अनुच्छेद संविधान के पहले 4 हिस्सों मतलब भागों में बटे हुए हैं। अच्छा, 4 भाग। हाँ। भाग 1 है संघ और उसका क्षेत्र, मतलब देश का भूगोल और राजनीतिक ढांचा। ओके। भाग 2 है नागरिकता, कौन नागरिक है कौन नहीं, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। हाँ, सुना है। फिर आता है भाग 3 मौलिक अधिकार। इनको तो अक्सर संविधान का दिल कहा जाता है। ये वो अधिकार हैं जो हमें मतलब नागरिकों को ताकत देते हैं। सही। ये सबसे जरूरी लगते हैं। और फिर है भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व। मतलब वो सिद्धांत जो बताते हैं कि देश को किधर जाना चाहिए, शासन का आदर्श क्या हो। अच्छा, एक तरह से सरकार के लिए गाइडलाइंस। हाँ, कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों भाग मिलकर ही देश की पहचान, नागरिकों के हक और भविष्य के आदर्शों की एक मजबूत नींव रखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें पहले 4 अनुच्छेद आते हैं। हाँ, 1 से 4 तक। पहला ही आर्टिकल कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर एक मजेदार बात है कि देश के दोनों नाम इंडिया और भारत दोनों को ही मान्यता दी गई है। हाँ, ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया। ये अनुच्छेद बताता है कि भारत है क्या, राज्यों का एक समूह, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और वो इलाके भी जो शायद बाद में भारत का हिस्सा बने। ओके, ये तो हो गई परिभाषा। हाँ, इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 2 और 3। ये संसद को बहुत अहम शक्तियां देते हैं। क्या शक्तियां? अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती हैं या नए राज्य बना सकते हैं। मतलब वो इलाके जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, उन्हें शामिल करने की शक्ति। अच्छा, बाहर से इलाके जोड़ने की शक्ति। और अनुच्छेद 3 वो शायद मौजूदा राज्यों के बारे में है। सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 3 संसद को भारत के अंदर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देता है। पुनर्गठन मतलब संसद किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है या फिर किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी शक्ति है जो केंद्र को दी गई है। ये तो सचमुच बहुत बड़ी शक्ति लगती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राज्यों की सीमाएं या नाम बदलने के लिए संविधान में बदलाव मतलब संशोधन करना पड़ता होगा? वो तो मुश्किल प्रक्रिया होती है। यहीं पर अनुच्छेद 4 काम आता है। वो साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव किए जाते हैं, जैसे कोई नया राज्य बनाना या किसी की सीमा बदलना, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अच्छा, तो फिर कैसे होते हैं ये बदलाव? इसका मतलब है कि संसद ये बदलाव साधारण बहुमत से कर सकती है। साधारण बहुमत? हाँ, मतलब सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनके आधे से ज्यादा का समर्थन काफी है। इसके लिए वो 2/3 वाले विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, जो आमतौर पर संविधान संशोधन के लिए चाहिए। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये दिखाता है कि भारतीय संघ कितना लचीला है। जरूरत पड़ने पर राज्यों के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं भाग 2 पर, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो सीधा सवाल, भारत का नागरिक कौन है? जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तब किसे नागरिक माना गया? हाँ, ये अनुच्छेद 5 बताता है मोटे तौर पर वो लोग भारत के नागरिक बने जिनका भारत में डोमिसाइल था, मतलब यहीं रहते थे, और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते थे। या तो वो भारत में पैदा हुए हों, या उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। ओके। इसके बाद के कुछ अनुच्छेद जैसे 6 और 7 वो बंटवारे के खास हालात से जुड़े हैं, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वालों और भारत से पाकिस्तान जाकर फिर वापस लौटने वालों की नागरिकता के बारे में। अच्छा, वो उस समय की जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल। और जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे थे, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, उनके लिए अनुच्छेद 8 है, लेकिन एक और जरूरी बात अनुच्छेद 9 में है।
अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है आमतौर पे। हाँ, सामान्य तौर पर नहीं। और आखिर में अनुच्छेद 11 बहुत महत्वपूर्ण है। ये संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, इन सब पर। अच्छा, तो संसद कानून बना सकती है इस पर? बिल्कुल। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था और उसमें समय समय पर बदलाव भी किए हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको ज्यादा इंतजार रहता है। भाग 3, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से, जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ये जानना क्यों जरूरी है कि राज्य का मतलब क्या है? ये बेहद जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं। ये नागरिकों को बचाते हैं। और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बहुत फैला देता है। कैसे? इसमें सिर्फ केंद्र सरकार और संसद या राज्य सरकारें और विधानसभाएं ही नहीं हैं, बल्कि सारे लोकल बॉडीज जैसे नगरपालिका, पंचायत और यहां तक कि सरकारी कंट्रोल वाली कंपनियां या एजेंसियां भी शामिल हैं। मतलब इनमें से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता। वाह, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ। और अनुच्छेद 13? ये अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? अनुच्छेद 13 एक तरह से मौलिक अधिकारों का गार्ड है। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता या उन्हें कम करता है तो वो उस हद तक बेकार, मतलब वॉइड माना जाएगा। मतलब वो कानून लागू नहीं होगा। हाँ, उस हिस्से तक लागू नहीं होगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। और यहीं से न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत निकलता है। मतलब अदालतें जांच सकती हैं कि कोई कानून मौलिक अधिकारों के हिसाब से ठीक है या नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कुछ खास मौलिक अधिकारों की। सबसे पहले है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है बराबरी। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून का एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, खासकर दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल में। और सरकारी नौकरियों में बराबरी, वो भी इसी में है? हाँ, वो अनुच्छेद 16 में है। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को बराबर अवसर मिलेंगे। लेकिन यहीं पर राज्य को ये छूट भी है कि वो पिछड़े वर्गों या महिलाओं वगैरह के लिए खास प्रावधान कर सकता है ताकि असल में बराबरी आ सके। ओके, और इसी में वो छुआछूत खत्म करने वाली बात भी है? बिल्कुल। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है और इसे सजा देने लायक अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर राज्य द्वारा दी जाने वाली बाकी उपाधियां, जैसे पहले राजा, महाराजा, राय बहादुर होते थे, उन पर रोक लगाता है। ये तो सच में समाज बदलने वाले कदम थे। हाँ, बहुत बड़े। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के बारे में तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत फेमस है। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत आज़ादी की रीढ़ है। ये नागरिकों को 6 खास तरह की आज़ादी देता है। कौन कौन सी? पहली, बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी। दूसरी, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरी, संघ या समूह बनाने की आज़ादी। चौथी, भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी। पांचवी, देश के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आज़ादी। और छठी, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके बिना तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये आजादियां बिना किसी रोक टोक के हैं, मतलब अनलिमिटेड? कई बार उचित प्रतिबंधों की बात होती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये आज़ादियां अनलिमिटेड नहीं है। अनुच्छेद 19 खुद ही कहता है कि राज्य इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अच्छा, किन आधारों पर? वो आधार भी दिए गए हैं, जैसे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता, विदेशी राज्यों से दोस्ती, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। मतलब आज़ादी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन जरूरी है। और इसी ग्रुप में एक और बहुत अहम आर्टिकल है, अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत बहुत ज्यादा की है। अच्छा, क्या मतलब? इसमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार,
निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, साफ हवा पानी का अधिकार, ऐसे कई अधिकार शामिल माने गए हैं। ये बहुत व्यापक हो गया है। और गिरफ्तारी वगैरह से भी कोई सुरक्षा है? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 20 कुछ मामलों में सजा से बचाता है, जैसे एक ही जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकती। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा देता है, जैसे गिरफ्तार करने पर कारण बताना होगा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, ये क्या है? ये बुनियादी इंसानी हकों की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना, इन सब पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? वो बच्चों के लिए है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर पाबंदी है। बाल मजदूरी के खिलाफ है ये। अच्छा, इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ये तो भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। हाँ, इसमें पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को अपने धार्मिक मामलों का इंतजाम करने, संस्थाएं चलाने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा, उसके लिए अनुच्छेद 28 है। ये सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। तो ये सब मिलकर भारत के सेक्युलर कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। फिर आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। बिल्कुल। ये शायद अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए खास हैं। हाँ, मुख्य रूप से अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के समूह जिनकी अपनी खास भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक। और अनुच्छेद 30 सभी माइनॉरिटीज को, चाहे वो धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ये हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधता का सम्मान है। ये भी बहुत जरूरी है। और अब मौलिक अधिकारों में वो अनुच्छेद जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। हाँ। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा क्यों कहा गया इसे ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो बाकी सारे मौलिक अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। उन्हें सिर्फ कागजी घोषणा नहीं रहने देता। कैसे? अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसे लगता है कि उसका कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, तो अनुच्छेद 32 उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट नहीं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 32 खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का मौलिक अधिकार देता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास तरह के आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। या परमादेश यानी मैंडेमिस, कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी फर्ज निभाने का आदेश दे सकता है। ऐसी कई रिट्स हैं। तो ये रिट्स ही इन अधिकारों को असली ताकत देती हैं। बिल्कुल, यही व्यवस्था पक्का करती है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कहने के लिए ना हो। तो ये तो हो गए अधिकार जो हमें मिले हैं, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए? देश को कैसा बनाना है? समाज को बेहतर करने के लिए क्या लक्ष्य होने चाहिए? इसके लिए शायद भाग 4 है ना? बिल्कुल सही है। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी, अनुच्छेद 36 से 50 तक। इनको समझना थोड़ा अलग है मौलिक अधिकारों से। कैसे अलग हैं ये? जैसा कि अनुच्छेद 37 में ही साफ लिखा है, ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकते कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इन्हें देश चलाने के लिए मूलभूत फंडामेंटल माना गया है, और ये राज्य का मतलब सरकार का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करें। ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक जिम्मेदारी और लक्ष्य है, फ्यूचर का विजन है। तो ये लक्ष्य क्या-क्या है? कुछ खास बता सकते हैं? कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा जिसमें सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।
अनुच्छेद 39 में कई अच्छी बातें हैं, जैसे सभी नागरिकों को रोजगार के साधन मिलें, देश के संसाधनों का बंटवारा ऐसे हो कि सबका भला हो, पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठा ना हो जाए, पुरुषों और महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिले। ये तो बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ, फिर अनुच्छेद 39A जो बाद में जोड़ा गया, वो कहता है कि सबको समान न्याय मिले और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। और गांधी जी के विचारों का भी असर है, जैसे पंचायतों की बात। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। उन्हें ऐसी शक्तियां देने की बात करता है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों की तरह काम कर सके। अच्छा। इसके अलावा अनुच्छेद 41 कुछ हालतों में, जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और सरकारी मदद पाने का अधिकार दिलाने की कोशिश करने को कहता है। अनुच्छेद 42 काम करने की जगह पर सही माहौल और इंसानियत वाली दशाएं बनाने और महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का इंतजाम करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 कहता है कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो ठीक ठाक जिंदगी जी सकें। और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आर्टिकल, उसकी भी बहुत चर्चा होती है। हाँ, वो है अनुच्छेद 44। ये राज्य से उम्मीद करता है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगा। मतलब ये अभी लागू नहीं है? हाँ, ये एक लक्ष्य है जिसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने को कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 जो अब बदल गया है, 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 46 SC, ST और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। और सेहत, पर्यावरण वगैरह। हाँ, अनुच्छेद 47 लोगों के जीवन स्तर और पोषण स्तर को सुधारने और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने को राज्य का पहला कर्तव्य मानता है। अनुच्छेद 48 खेती और पशुपालन को मॉडर्न बनाने की बात करता है। 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात करता है और 49 राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करने की बात करता है। ठीक है, और इस भाग का आखिरी मुख्य अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 50। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए। मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहें ताकि न्यायपालिका बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये समझ में आया कि संविधान के ये पहले 50 अनुच्छेद मिलकर भारत की पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। भाग ने तय किया कि इस भारत का नागरिक कौन है। सही। तीसरे भाग ने इन नागरिकों को वो मौलिक अधिकार दिए जो उनकी आजादी और गरिमा के लिए, मतलब डिग्निटी के लिए एकदम जरूरी है और जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। हाँ, वो गारंटी है। और चौथे भाग ने भविष्य के भारत के लिए कुछ लक्ष्य तय किए, सरकार को एक रास्ता दिखाया कि उसे एक न्याय वाला और सबका भला करने वाला समाज बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये वाकई एक सफर जैसा है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। ये अनुच्छेद तो कई दशक पहले लिखे गए थे। आज का भारत और दुनिया काफी बदल गई है। तो आज के इस बदलते माहौल में इनमें दिए गए कुछ निर्देश या लक्ष्य, जैसे समान नागरिक संहिता की बात हो या न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग रखने की बात हो, ये कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं? कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 51 से लेकर 100 तक। ये हिस्सा एक तरह से हमारे संविधान का, कह सकते हैं, इंजन रूम है। यही पता चलता है कि देश की सरकार कैसे चलती है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और हमारी संसद भी, राज्यसभा, लोकसभा, ये कैसे बनती हैं, क्या करती हैं, ये समझना देखिए बहुत जरूरी है। यही तो हमारे लोकतंत्र की, हमारी शासन व्यवस्था की बुनियाद है। तो चलिए आज संविधान के इन अहम हिस्सों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, इनकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद सिर्फ एक ढांचा नहीं बनाते, जैसे आपने कहा, ये असल में शक्तियों के बंटवारे और उनके संतुलन का एक बहुत ही नाजुक ताना बना बुनते हैं। कार्यपालिका कैसे काम करेगी, विधायिका उस पर कैसे नजर रखेगी और अंत में ये सब जनता के प्रति कैसे जवाबदेह होंगे, ये सारी बातें यहीं से निकलती हैं। और यही संतुलन है जो हमारे लोकतंत्र को, अब कह सकती हैं, जीवित रखता है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 51A से। ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इसे जहाँ तक मुझे याद है 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। जी हाँ। मौलिक अधिकारों के ठीक बाद इसमें कुल 11 कर्तव्य हैं शायद। जी हाँ, 11 कर्तव्य हैं। जैसे कि संविधान का पालन करना, अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी परंपरा का सम्मान करना, और हाँ,
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ये सब इसमें शामिल है। इसमें दिलचस्प बात यह है, देखिए, कि इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, पर इनका नैतिक और सांकेतिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि नागरिक होने का मतलब सिर्फ अधिकार पाना नहीं है, बल्कि कुछ जिम्मेदारियां निभाना भी है। संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई थी कि कर्तव्य शामिल करें या नहीं, और अंततः इन्हें बाद में जोड़ा गया, ये दिखाने के लिए कि अधिकार और कर्तव्य वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। अब आते हैं भाग 5 पर। ये संघ यानी यूनियन के बारे में है। इसका पहला अध्याय कार्यपालिका से जुड़ा है। अनुच्छेद 52, बस एक लाइन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। छोटी सी लाइन, पर मतलब बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, देश के प्रथम नागरिक। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति उन्हीं में निहित होगी। मतलब सिद्धांत रूप में सरकार के जितने भी कार्यकारी काम हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर सारी शक्ति राष्ट्रपति में है, तो क्या वही असल शासक हैं? फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनका क्या रोल है? हाँ, यहीं पर संविधान की खूबसूरती है। देखिए, अनुच्छेद 53 के ठीक बाद आता है अनुच्छेद 74, और वो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। तो राष्ट्रपति हुए संवैधानिक प्रमुख, मतलब नॉमिनल हेड, जबकि असल कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ये संसदीय प्रणाली का जो हमने अपनाई है, उसका मूल तत्व है। ये पक्का करता है कि असली शक्ति उनके पास रहे जो सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। अच्छा, तो राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं? अनुच्छेद 54, ये आम चुनाव जैसा तो नहीं होता? मतलब जनता सीधे वोट नहीं डालती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब इसमें वोट कौन डालता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। ये तरीका क्यों चुना गया? सीधा चुनाव क्यों नहीं करवा ले? इसके पीछे कई वजहें थीं। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। एक तो ये कि अगर राष्ट्रपति भी सीधे जनता से चुने जाते और प्रधानमंत्री तो होते ही हैं लोकसभा के नेता, तो दो शक्तिशाली केंद्र बन सकते थे, उनमें टकराव का खतरा रहता। दूसरा, ये अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यों को भी देश के प्रमुख के चुनाव में अहमियत देता है। ये भारत के संघीय ढांचे के लिए ज्यादा सही है। इससे ये पक्का होता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र के प्रतिनिधि न लगें, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। और मान लीजिए अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दें, तो उन्हें हटाने का भी कोई तरीका है। अनुच्छेद 61, महाभियोग, इम्पीचमेंट। जी हाँ, महाभियोग। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत बहुत कठिन है। इसे सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये प्रक्रिया, ये हमारे संविधान में नियंत्रण और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसे शुरू करने के लिए भी संसद के किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। फिर उसी सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो, फिर दूसरा सदन उसकी जांच करे और वहां भी 2/3 बहुमत से पास करे। इसे इतना कठिन इसीलिए बनाया गया है ताकि देश का जो सर्वोच्च पद है उसकी स्थिरता बनी रहे, उसे राजनीतिक वजहों से आसानी से हिलाया ना जा सके। दुनिया भर में भी आप देखें तो राष्ट्राध्यक्षों पर महाभियोग का सफल होना बहुत ही कम होता है। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 उन्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी देता है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति की ये दोहरी भूमिका है। एक तो वो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है, और साथ ही वो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
और हाँ, जब राष्ट्रपति किसी वजह से अपना पद नहीं संभाल पाते, मान लीजिए बीमारी, मृत्यु या महाभियोग, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का काम करते हैं। राज्यसभा में जब वोट बराबर हो जाते हैं किसी मुद्दे पर, तो सभापति होने के नाते उनका वोट निर्णायक होता है। अब राष्ट्रपति की एक और बड़ी शक्ति पर आते हैं। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति, पार्डन पावर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। सजा की अवधि घटा सकते हैं, रिमिशन, या फिर विशेष परिस्थितियों में सजा की प्रकृति बदले बिना उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, रेस्पाइट, या सजा के अमल पर ही रोक लगा सकते हैं, रिप्रीव, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। इस शक्ति के पीछे सोच क्या है? क्या ये न्यायपालिका के काम में दखल जैसा नहीं लगता? हाँ, ये सवाल लगता है। देखिए, इस शक्ति का आधार न्याय और दया के सिद्धांत है। माना जाता है कि कानून कभी-कभी बहुत कठोर हो सकता है, या हो सकता है न्यायिक प्रक्रिया में कोई गलती रह गई हो, तो ये क्षमादान की शक्ति उस कठोरता को कम करने या उस गलती को सुधारने का एक जरिया है। ये न्यायपालिका के काम में दखल में ही है, बल्कि एक तरह से उस पर एक मानवीय नजर रखना है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का इस्तेमाल भी अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। ये कोई मनमानी शक्ति नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए भी अपनी प्रक्रियाएं हैं और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत भी लागू होते हैं। अब आते हैं उस संस्था पर जिसके पास असल कार्यकारी शक्ति है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74, हमने देखा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहां पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है जब अनुच्छेद 75(3) आता है। ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का ठीक-ठीक मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद, पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है और अपने हर काम, हर नीति, हर फैसले के लिए एकजुट होकर लोकसभा के सामने जवाबदेह होती है। अच्छा। वो कहते हैं ना, एक सबके लिए, सब एक के लिए, कुछ वैसा ही। अच्छा। किसी एक मंत्री के विभाग का काम भी पूरी सरकार का काम माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा असर क्या है? अगर लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तो सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यही वो तरीका है जो ये पक्का करता है कि सरकार हमेशा लोकसभा का, यानी एक तरह से जनता का विश्वास बनाए रखे। लेकिन आजकल तो गठबंधन सरकारें बहुत होती हैं। उसमें ये सिद्धांत कैसे काम करता होगा, जहां अलग-अलग पार्टियों के मंत्री हैं? गठबंधन सरकारों में सामूहिक उत्तरदायित्व निभाना यकीनन ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग दलों के मंत्री सार्वजनिक तौर पर अलग अलग राय रख देते हैं, लेकिन सिद्धांत तो यही है कि उन्हें सरकार के फैसलों का मिलकर बचाव करना चाहिए। अगर कोई मंत्री सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं है, तो आदर्श स्थिति तो ये है कि वो या तो कैबिनेट में अपनी असहमति दर्ज कराए या फिर इस्तीफा दे दे। पर हाँ, व्यवहार में गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं और कई बार इस सिद्धांत से थोड़ा समझौता होता हुआ भी दिखता है, जो संसदीय व्यवस्था के लिए चिंता की बात हो सकती है। कार्यपालिका के इसी अध्याय में एक और महत्वपूर्ण अधिकारी का जिक्र है, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। जी, महान्यायवादी ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जितनी होनी चाहिए और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वो सरकार का हिस्सा होते हुए भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष कानूनी सलाह दें। एक और बात, वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते। चलिए, अब कार्यपालिका से थोड़ा आगे बढ़ते हैं विधायिका की तरफ। भाग 5 का दूसरा अध्याय, संसद। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन होंगे। ये 2 सदन हैं राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं।
12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से, और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इनका चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं। मतलब ये भी एक तरह का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और अनुच्छेद 81 है लोकसभा के बारे में। इसके सदस्य तो सीधे जनता चुनती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान में अधिकतम संख्या 552 तय थी, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत हो सकते थे। हालांकि वो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब मेरे ख्याल से 2019 के संशोधन के बाद खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, 104वें संशोधन से एंग्लो इंडियन मनोनयन का प्रावधान अब प्रभावी नहीं है। अच्छा, तो भारत में ये 2 सदन क्यों हैं? लोकसभा और राज्यसभा एक से काम नहीं चल सकता था? नहीं, इसके पीछे भी गहरी सोच है। देखिए, लोकसभा, जिसे निचला सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, वो सीधे सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्यसभा, जिसे उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहते हैं, वो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस व्यवस्था के कई फायदे हैं। एक तो कोई भी कानून आमतौर पर दोनों सदनों से पास होना होता है। इससे बिल पर ज्यादा बारीकी से विचार हो जाता है, जल्दबाजी में कानून बनने का खतरा कम होता है। दूसरा, राज्यसभा राज्यों को केंद्र में एक आवाज देती है। तीसरा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो ये देश में एक विधायी निरंतरता बनाए रखती है, खासकर तब जब लोकसभा भंग हो। और हाँ, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी संसद तक लाते हैं। ठीक है, अब संसद के कामकाज से जुड़े कुछ और अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 85 ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो समय समय पर संसद के सदनों का सत्र बुला सकते हैं, समन, सत्र अवसान कर सकते हैं, प्रोरोग, और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। राज्यसभा तो स्थायी है, वो भंग नहीं होती। और सदनों को चलाने के लिए अधिकारी भी चाहिए होते हैं। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक में ही जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते ही हैं, पर अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन भी चुनती है। स्पीकर की भूमिका लोकसभा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो सदन की कार्रवाई चलाते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं और ये भी तय करते हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इस पर उनका फैसला आखिरी होता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष रहें और सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें। स्पीकर का पद सदन की गरिमा और उसके प्रभावी कामकाज का प्रतीक है। उनकी निष्पक्षता पर ही संसदीय बहस की गुणवत्ता टिकी होती है। अब आते हैं अनुच्छेद 100 पर। यह सदनों में वोटिंग और गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में है। ये कहता है कि सभी मामलों का फैसला उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान में किसी विशेष बहुमत जैसे 2/3 की जरूरत बताई गई हो। और जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं वो आमतौर पर वोट नहीं देते, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाएं तब वो अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देते हैं। और गणपूर्ति, कोरम, इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? गणपूर्ति या कोरम वो कम से कम सदस्यों की संख्या है जो सदन की बैठक को वैध मानने के लिए जरूरी होती है। अनुच्छेद 103 कहता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा यानी 1/10 है। मतलब लोकसभा के लिए लगभग 55 सदस्य और राज्यसभा के लिए करीब 25 सदस्य। अगर बैठक के दौरान कभी भी कोरम पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष या सभापति का ये कर्तव्य है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दें या बैठक को तब तक रोक दें जब तक कोरम पूरा न हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि ये कोरम का नियम रखा ही क्यों गया है? इसके पीछे लोकतांत्रिक वैधता का सिद्धांत है। देखिए, कानून बनाना या देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना ये बहुत गंभीर काम है। कोरम ये सुनिश्चित करता है कि इतने जरूरी काम सिर्फ चंद सदस्यों द्वारा ही न कर लिए जाएं। ये इस बात की गारंटी है कि सदन में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनके पीछे कम से कम एक न्यूनतम संख्या में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी हो।
अगर कोरम भी पूरा नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि उस समय सदन देश का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में शायद नहीं है। व्यवहार में कई बार कोरम पूरा न होने पर सदन की घंटी बजाई जाती है ताकि सदस्य वापस सदन में आ जाएं। ये संसदीय प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। हमने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से शुरुआत की, फिर संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, इनकी शक्तियां, इनके चुनाव, इनकी जिम्मेदारियां, इनको समझा। भारत के महान्यायवादी की भूमिका भी जानी। इसके बाद हमने अपनी विधायिका यानी संसद का दरवाजा खटखटाया, उसके दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उनकी बनावट, उनके सत्र, उनके अधिकारी और कामकाज के कुछ बुनियादी नियम जैसे वोटिंग और कोरम, इनको समझा। ये सब मिलकर ही तो हमारी संघीय संसदीय प्रणाली की धुरी बनाते हैं। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसे समेटा। अगली बार हम अपनी संविधान यात्रा को और आगे ले जाएंगे, अनुच्छेद 101 से 150 तक। इसमें हम संसद की कार्यवाही के कुछ और नियम देखेंगे, सांसदों की अयोग्यताएं और फिर हमारे न्याय के सबसे बड़े प्रहरी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना, संरचना, शक्तियां और हाँ, सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संविधान के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय हिंद। जल्दी मिलेंगे आपसे बाकी के आर्टिकल्स की जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।